गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल। भाई एबीएसटी आपके जो टेस्ट है वो इस फ्राइडे को लगभग रखेंगे ना, क्योंकि थोड़ा क्या है, यहाँ से दर्द होने लग गया तो वो कंटिन्यूस एक ही तरीके से लिखते लिखते ये नोट्स बनाने का जो कंटिन्यू चल रहा था ना प्रोसेस, उसमें वो यूं हाथ रहा कंटिन्यू, तो यहाँ से इस साइड से जो थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया तो उस वजह से टेस्ट वगैरह वाला बना नहीं पाए। तो इस सैटरडे को जो है वो अपन करेंगे ना, इस फ्राइडे या सैटरडे को टेस्ट रख लेंगे। शुरू करें भाई। दोनों का ही दोनों का ही जो वो इस फ्राइडे तक बना के जो है वो फ्राइडे को रखेंगे। को रिलेशन बहुत कम चांस है, बहुत ही कम चांस है। मैक्सिमम जो है कोई फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और कोई एक आध क्वेश्चन आएगा तो वो भी इस तरीके का होगा कि जिसे आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। भाई जो आपके ईएफएम के अंदर जो पुरान जो चैप्टर है, जो वन वेरिएबल वाले जैसे कहते हैं अपन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन वाले, उनको नोट्स वगैरह को जो है उनको देखने की जरूरत नहीं, बस क्लास को एक बार देख लीजिएगा, ताकि क्या होगा, इनको समझने में आसानी होगी। और उस स्पीड में देख लीजिएगा जिस स्पीड में आपको समझ में आ जाए, उस स्पीड में। शुरू करें भाई। देखो, इसके अंदर जो वो अपन ने लास्ट जो है वो कार्ल पियर्सन्स उस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो पढ़ा था। अब इससे रिलेटेड दो बातें हैं, बाकी सारा कुछ पढ़ चुके थे। दो बातें हैं उनको थोड़ा सा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। दो बातें हैं, एक तो होता है प्रोबेबल एरर, और एक है स्टैंडर्ड एरर। अब समझिएगा प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आर आया 0.70, ठीक है, आर जो है वो कैलकुलेट किया अपन ने, जो क्या आया 0.70। तो हमने कहा कि 0.70 जो इनके बीच में क्या है, कोरिलेशन है। अब इस कोरिलेशन की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि ये कितना भरोसेमंद है, उसके लिए ये दो मेजर जो वो चेक होते हैं, इनका यूज किया जाता है। तो ये क्या है, कोरिलेशन की रिलायबिलिटी, कि वो कितना सही है, उसको जांचने के लिए जो है वो ये दो चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। सेम एज इट इज, जैसा कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अपन जो मेजर कैलकुलेट करते हैं एवरेज, उनके लिए हम क्या करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के जरिए कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े थे तो वहाँ पर भी एक प्रोबेबल एरर जो है वो लिखा था, और उसका छोटा सा फॉर्मूला लिखा था। तो वो भी उसी तरीके से है कि भाई वो जो है वो क्या करता है, लिमिट बताता है। जैसे ये 0.7 है और प्रोबेबल एरर जो है वो आ गया, मान लीजिए 0.03। तो इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो कहाँ तक जा सकता है, 0.67 से लेके 0.73 के बीच में जो है वो जा सकता है। तो ये प्रोबेबल एरर है या स्टैंडर्ड एरर जो है, वो दोनों क्या करते हैं, इनकी लिमिट जो है वो तय करते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर प्रोबेबल एरर है और स्टैंडर्ड एरर है तो ये दो क्यों है। क्योंकि प्रोबेबल एरर की क्या थी, कुछ लिमिट थी, सॉरी कुछ उसकी जो है एजम्पशन थी, और वो कुछ पर्टिकुलर जगह ही इस्तेमाल होता है। वो अब चेक नहीं हो पाएगा, वो एक्चुअली मोबाइल जो है उसी से चल रही है क्लास।
प्रोबेबल एरर जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिएगा, इसे कहते हैं प्रोबेबल एरर ऑफ आर, जो है वो क्या होगा, 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, अंडर रूट एन, या फिर 2/3 जो है इसको, इसकी जगह जो है प्रोबेबल एरर ऑफ आर जो है, वैसे तो 2/3 जो है वो 0.66667 होता है, लेकिन इसकी जगह 0.6745 एडजेक्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। ये कैलकुलेट करने से आपको क्या होगी, एक वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का काम क्या होगा, वो एक तरीके से इसकी रिलायबिलिटी बताएगी कि इसके बीच में कितनी लिमिट है जो रहेगी। अब प्रोबेबल एरर जो है वो एक लिमिट तक आना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आ जाए, हाँ जी बता दीजिए आप। कह रहे भाई आगे शुरू, तो देखो, अब जैसे समझिएगा, अगर आपका आर जो है वो कैलकुलेट किया आपने 0.70 आया, और जो है प्रोबेबल एरर जो है वो एक केस ये आया कि एक तो प्रोबेबल एरर आ रहा है जो है 0.03 है, तो हमने कहा कि 0.67 से लेके 0.73 के बीच में, तब तो ये एक अच्छी बात है, मतलब सही तरीके से कही गई बात है। एक आपने कहा कि 0.70 जो है वो क्या है, प्रोबेबल एरर, सॉरी, वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, और इसका प्रोबेबल एरर मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया और आ गया 0.5, इसका मतलब क्या है कि ये है जो 0.20 से लेके 1.1 से आगे वैसे जाता नहीं है, तो 1 मान लेते हैं मैक्सिमम, है ना, से लेके 1 तक है। तो प्रोबेबल एरर यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो प्रोबेबल एरर अगर कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो आर है यही हमारा भरोसेमंद नहीं है। तो हम कब कहेंगे कितना आ जाए, तो उन्होंने कहा देखो, आपका जो आर है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए प्रोबेबल एरर के 6 गुना से, तब तो आप क्या कहोगे, इसके अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन जो है वो है इनके अंदर, ठीक है। 1 माइनस कहाँ पे, यहाँ पे 1 माइनस, हाँ 1 माइनस है ना। अगर ये जो है इससे क्या हो जाए, इसके 6 गुना से जो है वो प्रोबेबल एरर जो है उसका 6 गुना करे, और वो जो है वो आर से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो हम क्या कहेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। इनका ध्यान रखिएगा भाई, लिमिट का, इनके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है। अगर आर जो है वो प्रोबेबल एरर से खुद से ही कम हो जाए तो हम क्या कहेंगे, कोई कोरिलेशन जो है वो नहीं है, या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, या नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। अब ये दो चीजें और समझिएगा, अगर आर जो है वो है 0.3 से ज्यादा, आर जो है वो क्या है 0.3 से ज्यादा, एंड प्रोबेबल एरर इज कंपेरेटिवली लेस। दूसरा है आर जो है वो क्या है 0.5 से ज़्यादा है, सॉरी 0.3 से कम है, गलत लिख दिया ना, 0.3 से कम है। दूसरा आर जो है वो 0.5 से ज़्यादा है, एंड प्रोबेबल एरर इज कंपेरेटिवली वेरी लेस।
इस केस के अंदर तो क्या है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, और इसमें सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है। एक एक जो है वो एक बार वापस देख लेना, शुरू से समझिएगा। एक बार शुरू से समझ लीजिएगा ना इनको। देखो, हमने कहा कि हम जो है वो क्या करते हैं, जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो आर है ये भरोसेमंद कितना है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एरर कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर। सेम ऐसा कैसा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो उसका भी प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। प्रोबेबल एरर एक समझ लीजिए, स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबल एरर के हिसाब से जो आसानी से समझ आ जाएगा। तो हमने कहा कि सर कैसे कैलकुलेट होगा, तो उन्होंने कहा कि आपने आर कैलकुलेट किया है, फिर जो वो ये फॉर्मूला लगाइए 2/3 या 0.6745, ये जो एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालनी तो ये एक तरीके से अप्रोक्स वैल्यू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अगर इससे करोगे, जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया है वो रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम या फिर नंबर ऑफ पेयर्स कह सकते हैं, यहाँ ज़्यादा सही वर्ड जो नंबर ऑफ पेयर्स, ये कैलकुलेट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबल एरर मिल जाएगा। हमने कहा ठीक सर, प्रोबेबल एरर मिला, अब इसके बाद में क्या, अब प्रोबेबल एरर कितना भी हो तो उसके हिसाब से लिमिट तय होगी क्या, तो उन्होंने कहा देखो प्रोबेबल एरर जो है वो ये भी बता देगा कि आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो भरोसेमंद है या नहीं। हमने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा कि प्रोबेबल एरर जो है वो क्या होना चाहिए, उसका आर जो है या तो यूं समझ लीजिए, आर के छठवें भाग से जो प्रोबेबल एरर जो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आर के छठवें भाग से जो वो क्या होना चाहिए, प्रोबेबल एरर जो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या फिर आप यूं कह सकते हो कि आर जो है वो प्रोबेबल एरर के 6 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। समझ आ रही बात, ऐसा नहीं हो कि भाई आर जो है वो आपका है 0.5 और जो लिमिट आपकी आई है या फिर प्रोबेबल एरर जो वो भी आ गया, आर जो वो आ गया 0.5 और प्रोबेबल एरर जो वो भी आ गया 0.5 या फिर 0.4। तो आपने कहा कि भाई कितना है, तो आपने कहा कि लिमिट बताइए, तो आपने कहा कि ये तो हो गई 0 और यहाँ हो गई 1, 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब क्या, ये भरोसेमंद नहीं है। तो इसके डिवाइड बाय 6 के, अब 6 से छोटा होना चाहिए प्रोबेबल एरर, तब तो प्रोबेबल एरर जो अगर इससे 6 बाय इसके डिवाइड बाय 6 करने से जो आता है उस अमाउंट से भी छोटा है, तो उस केस के अंदर तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, ये जो आपका आर कैलकुलेट किया है वो भरोसेमंद है और सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है इनके बीच में। अगर ये नहीं है तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है। अगर आर खुद ही प्रोबेबल एरर से ही कम हो जाए, आर जो है वो प्रोबेबल एरर जो है उससे ज्यादा आ जाए, जैसे कि आर जो है वो 0.4 आ रहा है और प्रोबेबल एरर जो 0.5 आ जाए, तो उस केस के अंदर नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि जो आर आपने कैलकुलेट किया वो कोई भी भरोसेमंद नहीं है। ये कहा गया कि आर अगर आपका 0.3 से कम है, मतलब कि आपके हिसाब से इनके बीच में कोरिलेशन कम है, और उसके बाद में प्रोबेबल एरर जो कंपैरेटिवली लेस है, तो हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है। और अगर आर 0.5 से ज्यादा है, मतलब कि आपके हिसाब से कोरिलेशन है उनके बीच अच्छा खासा, और प्रोबेबल एरर जो है वो आया कंपैरेटिव वेरी लेस, बहुत कम आया है, तो उस केस के अंदर आप कहेंगे कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। नमस्ते जी, नमस्ते। समझ आ रहा है बात, समझ आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रोबेबल एरर जब था तो सूटेबल सॉरी स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्यों आया, तो उसने कहा कि कुछ कंडीशन होती है जिसके कारण जो है प्रोबेबल एरर जो है उसकी बजाय जो है वो स्टैंडर्ड एरर भी यूज होने लगा। तो हमने पूछा कि क्या कंडीशन है, तो उसने कहा कि प्रोबेबल एरर जो है कैलकुलेट होगा ओनली व्हेन, नोट्स में पहले जो वो नोट लिख दिया था, नोट नॉट व्हेन, जबकि वो ओनली व्हेन की, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही प्रोबेबल एरर जो है वो कैलकुलेट होगा। हमने कहा कि क्या, तो उन्होंने कहा कि एक तो देखो नंबर ऑफ पेयर्स जो है वो क्या होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए, मतलब कि बहुत कम नहीं होने चाहिए।
अब बहुत कम का और बहुत ज़्यादा का यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया, एडिक्वेट मतलब कि सफिशिएंट नंबर ऑफ पेयर होने चाहिए। दूसरा जो है वो सैंपल जो आपने लिया है वो कैसे लिया हो, रैंडम, मतलब कि हर किसी के सेलेक्ट होने के चांसेस जो थे वो क्या थे, बराबर थे। और तीसरा जो है वो क्या है कि आप ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कर्व है, या फिर आप ये कहेंगे कि सिमेट्री है, या फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर स्क्यूनेस नहीं है। अगर ये तीन कंडीशन है तो ही प्रोबेबल एरर जो है वो कैलकुलेट होगा। तो हमने कहा कि भाई ये तो जो है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, और बहुत सारे केस के अंदर तो ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती ही नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या किया जाए, तो उस केस के अंदर जो है हमने कहा कि इसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। क्लियर है। अब स्टैंडर्ड एरर के अंदर क्या कहा गया, स्टैंडर्ड एरर जो है वो सिंपल सा है, उसने कहा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर कुछ भी नहीं है, ये जो 2/3 या 0.6745 है ना, ये हटा दो। हमने कहा मतलब 1 - r² डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन जो है वो कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है। इस वजह से यूं भी कहा जाता है, समझिएगा, ये थोड़ा समझिएगा, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। प्रोबेबल एरर जो है वो क्या है, 0.6745 1 - r² डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू क्या है, 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। इसकी जगह स्टैंडर्ड एरर जो वो लिखा जा सकता है, और स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबल एरर डिवाइडेड बाय 0.6745। यहाँ तक की बात में कोई जो है डाउट हो तो बताइए। देखो ये जो है इसके अंदर जो कहा जाता है कि ये जो है, ये जो लिमिट बताता है ना, ये लिमिट, ये जो लिमिट बताता है ना, ये दोनों साइड के अंदर, ये सिर्फ 50% पोर्शन ही कवर करता है। ये कहता है कि प्रोबेबल एरर जो लिमिट बताता है ना, ये इसकी रिलायबिलिटी की, ये जो है ये क्या करता है, सिर्फ 50% एरिया ही कवर करता है। तो क्योंकि ये 50% एरर एरिया ही कवर करता है, इस वजह से इसको कहा जाता है कि ना तो ये एरर है और ना ही ये जो है वो प्रोबेबल है, क्योंकि 100% जो वो कैलकुलेट कर ही नहीं रहा है। वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहा है वो कितनी है, सिर्फ 50% वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहा है। क्लियर है भाई, यहाँ से आगे बढ़े। अब समझिएगा, ये तो है कार्ल पियर्सन जो था ना, इसका तो मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है। और इसके बाद में जो है कुछ है, दो मेथड तो जो एक जैसे हैं, जिसमें पहला तो आता है स्पेयरमैन्स रैंक को एफिशिएंट। स्पेयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ने क्या कहा, देखो सबसे पहले तो ये यूं समझिए कि जो कार्ल पियर्सन जो था ना, उसने कार्ल पियर्सन ने अपनी एजम्पशन ली थी, तीन एजम्पशन कौन कौन सी ली थी बताइए भाई। एक मैं याद दिला देता हूँ। एक तो उसने कहा था कि लीनियर रिलेशनशिप होगा, एक लीनियर रिलेशनशिप होगा, और क्या था, कार्ल पियर्सन की तीन एजम्पशन कौन कौन सी थी भाई, एक तो लीनियर रिलेशन था, कॉज एंड इफेक्ट था, और नॉर्मलिटी था। क्लियर है कि वो मान रहा था कि भाई नॉर्मल जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, मतलब कि उसके अंदर क्या है, सिमेट्री है। इस पे यार मैंने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो वो नॉर्मलिटी हो ही हो। तो उसने कहा कि जब नॉर्मलिटी नहीं हो, नॉर्मलिटी है तो आप कार्ल पियर्सन के पास चले जाओ, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, नहीं है मेरे पास आ जाओ। दूसरा, अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है, अगर आपके पास जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको मापा नहीं जा सकता, क्वालिटी जैसे इंटेलिजेंस हो गया, ब्यूटी हो गया, इनको जो वो मापा नहीं जा सकता, तो उस केस के अंदर जो है आप कार्ल पियर्सन के पास जाओगे, कार्ल पियर्सन आपसे वैल्यू पूछेगा, वैल्यू आप बता नहीं पाओगे, इस वजह से वहां पर आपका काम बनेगा नहीं। तो उस केस के अंदर आप क्या कर देना, मेरे पास आ जाना, मैं आपको क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन दूंगा। हमने कहा ठीक है, बताओ भाई किस तरीके से। तो उसने कहा कि
कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, रैंक डिसाइड करनी है। हमने कहा रैंक कैसे, तो उन्होंने कहा दो सीरीज जैसे ले लीजिए, सीरीज ये हो गई आपकी सीरीज ए, और ये हो गई सीरीज बी। ये यहाँ पर जैसे वैल्यू है ए की और बी की, जैसे ये वैल्यू हो गई 50, 55, 60, 57, 98, 64 और 50। हम्म यहाँ वैसा वैसा बी के अंदर भी जो वो लिख दीजिए, जैसे कि वैल्यू नहीं हो तो सीधी रैंक हो जाएगी। अपन एग्जांपल समझने के लिए वैल्यू लिख रहे हैं ना। यहाँ पर जो वो 60, यहाँ जो है वो 70, यहाँ जो है वो 30, 100, 40, 60 और 70, या इसको 65 कर देते हैं। इसने कहा कि सबसे पहले तो आप क्या करो, इनकी रैंक दीजिए। हमने कहा रैंक कैसे, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसे क्या कीजिए, सबसे पहली रैंक दीजिए। हमने कहा ठीक है, इस वाले में देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू जो वो 98 है, तो ये इसको दे दिया हमने फर्स्ट रैंक। 98 के बाद में क्या है 64, ये हो गई 2। 64 के बाद में 60, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि छठी रैंक इसकी भी बनती है और छठी रैंक इसकी भी बनती है, दोनों वैल्यू क्या है 50 50 है। तो उसने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि रैंक जो है वो बराबर आ जाए, तो कौन कौन सी रैंक बराबर आ रही है, हमने कहा 6 और 7 बराबर आ रही। तो उन्होंने कहा 6 + 7 डिवाइड बाई 2 कर दो, एवरेज कर दो इनका। हमने कहा कि एक और 50 होता तो वो कहता है कि 6 7 और 8 तीनों रैंक जो वो क्या होती बराबर होती, तो 6 + 7 + 8 डिवाइड बाई 3 उनका एवरेज ले लेते। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है 6.5, तो हम क्या ले लेंगे इसकी रैंक 6.5 और इसकी 6.5। वैसा वैसा यहाँ पर शुरू कीजिए कि ये जो है वो पहला आपका पहली रैंक आ गई, ये जो है वो दूसरी रैंक आ गई, तीसरी पे जो वो ये दोनों है, तो 3 और 4 डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा 3.5 और ये भी हो जाएगा, सॉरी तीसरी रैंक जो वो इसकी है, चौथी और पांचवी, तो 4.5, 4.5, चौथी और पांचवी हो चुकी है, छठी और सातवीं। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है। फिर इसने कहा कि एक काम करो, इसके बाद में आप क्या करो, रैंक डिफरेंस कैलकुलेट करो और उनका स्क्वायर कैलकुलेट करो। 6.5 माइनस 4.5 2, 5 माइनस 2 3, माइनस के 4 3, माइनस के 5, माइनस के 2.5, 6.5 माइनस 3 जो कितना हो गया 3.5। फिर इनका क्या करो, स्क्वायर कैलकुलेट करो। 2 दूनी 4, 3 तिरिया 9, 4 चौक 16, 3 तिरिया 9, पचम 25, 25 × 25 625, तो 6.25, और 35 × 35 3.5 × 3.5 12.25। उन्होंने कहा कि इसका क्या कर दो, टोटल कैलकुलेट कर दो। इसका क्या कर दो, टोटल कैलकुलेट कर दो। 4 + 9 + 16 + 9 + 25 + 6.25 + 12.25। सर ऐसी कैलकुलेशन आएगी क्या? नहीं, एक बार जो अपन कैलकुलेशन करके देख लेते हैं तो अपने को क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। क्लियर है भाई, कैलकुलेशन में यहाँ तक कोई मिस्टेक तो नहीं है? 81.5। फिर हमने कहा कि
फिर जो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं है, जो है वो आपको आर कैलकुलेट करना, आर नहीं यहाँ पर जो ऐसा स्मॉल जो है उस वर्ड का नाम है कुछ, एक सेकंड है ना, आर एच ओ, ग्रीक लेटर है, फिर इसके लिए भी ग्रीक लेटर जो है वो पी जैसे जो रो कहा जाता है, इसके जरिए जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो वो मेजर होगा। हमने कहा ठीक है, वन माइनस इसका देखो फॉर्मूला तो होता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, लेकिन जब रैंक जो है वो क्या हो जाए, टाइड हो जाए, मतलब कि रैंक जो है वो क्या हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो उस केस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू जो वो ऐड और हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एम क्यूब माइनस एम अपॉन एन, एम क्यूब अपॉन एम, सॉरी एम क्यूब माइनस एम अपॉन एन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो दोनों लिख देता हूँ मैं, दोनों बार लिख देता हूँ, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, ये तो फॉर्मूला है। जब टाइड रैंक ना हो, और ये है जब टाइड रैंक हो, एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइड रैंक, इससे आपको क्या हो जाएगा, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट जो ये वैसे इसको जो वो इस तरीके से लिखा तो भी कुछ भी नहीं है, देखो ये आगे जो सॉल्व करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, वन माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ गलत लिखा है, नोट्स में सही लिखा है, एन इंटू एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा, एन क्यूब माइनस जो है वो एन हो जाएगा, क्लियर, बार एन और अंदर एन स्क्वायर है। टाइड रैंक क्या होता है, ये जो आपकी रैंक जहाँ पर सेम हो गई है, यहाँ पर जैसे कहाँ कहाँ टाइड रैंक है, ये एक, दो, तीन और चार, ये टाइड रैंक है, यहाँ पर क्या है, रैंक सेम है, दोनों की रैंक जो बराबर बनती है, तो वो क्या हो जाएगी, टाइड रैंक हो जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। तो अल्टीमेटली इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे कि आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है, तो अ, किसके हिसाब से बनता है या किसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, हाँ, तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल कहाँ होगा, देखो इसकी मेन तो दो बातें खास है, दो बातें क्या है, एक तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो तो ये काम आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कार्ल पियर्सन काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी एजम्पशन फेल हो रही है, तो वहाँ ये काम आएगा, जहाँ डाटा जो क्वांटिटेटिव नहीं होंगे तो वहाँ पर जो वो ये स्पेयरमैन जो वो काम आएगा। लेकिन क्या ये एक अच्छा है क्या, तो आप खुद ही समझ रहे हो, अच्छा जो है वो किस तरीके से, ये नालायक जो वैल्यू तो देख ही नहीं रहा है, समझिएगा, जैसे ये 98 की जगह जो वो ये वैल्यू, सॉरी 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 भाई, सॉरी है ना, सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा यार, ये डिवाइड बाई 12 है ना। हम्म, तो देखो इसमें दिक्कत में क्या क्या है, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये कंसीडर करता ही नहीं है, जैसे ये 98 की जगह वैल्यू जो क्या कर दो आप 500 कर दो, तो भी रैंक जो है वो क्या होगी इसकी, तो एक ही होगी, या फिर इसको 1000 कर दोगे तो भी रैंक जो वो एक ही होगी, तो इसको वैल्यू जो है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही बात, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसकी जो है वो ये है कि ये जो है जो वैल्यू है उनका, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनको कंसीडर ही नहीं करता, उनसे इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। क्लियर है। 6 से मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ भाई, ये फॉर्मूला आप काफी गलत लिख दिया ना,
एक सेकेंड, 6 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो फॉर्मूला करेक्ट कर लीजिएगा ना, फॉर्मूला मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है। नोट्स में लिखा है जो सही है, आप उसको जो है वो उसको उसके हिसाब से देखिएगा ना। क्लियर है? तो अब इसके मेन चीज जो है वो इसकी मेरिट्स की बात करें, इजी सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा है तो भी काम का है ये, अगर इरेगुलर डाटा है तो भी ये काम का है। इरेगुलर मतलब कि वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, कंटिन्यूस जो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो उस केस के अंदर भी जो वो ये काम आएगा। ठीक है, या फिर इसे जो है वो अपन कह सकते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो भी जो वो ये काम आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में कम नंबर है, लेस नंबर ऑफ पेयर्स है तो भी ये जो वो काम आ जाएगा। और डीमेरिट्स में बात करें तो एक तो सबसे बड़ी तो ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है एब्सोल्यूट वैल्यू को, और ये जो है ग्रुप में कैलकुलेट नहीं होता, मतलब इंडिविजुअल सीरीज है तो उसी केस के अंदर जो ये कैलकुलेट होता है। क्लियर है भाई? तो एक बार वापस जो है वो इसको शुरू से देख लीजिए। देखो, स्पेयरमैन सबसे पहले इसने कहा, आते इसने क्या कहा कि कार्ल पियर्सन जो कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा, ये वो एज्यूम करके चल रहा है, जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसी स्थिति में आप मेरे पास आइए। दूसरा, अगर आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है तो भी आप मेरे पास आइए, मैं आपको जो अच्छा सॉल्यूशन दूंगा। हमने कहा ठीक है। तो हमने पूछा कि क्या करोगे, तो उसने कहा कि पहले तो मैं जो कैलकुलेट करूंगा उससे जो स्मॉल पी या ग्रीक लेटर जो है उसे कहा जाता है RHO, इससे जो वो लिखा जाता है कि मैं जो वैल्यू बताऊंगा उसे इस तरीके से लिखा जाएगा। हमने कहा ठीक। हमने कहा कैसे करोगे, उन्होंने कहा सीरीज लिखिए और उनकी रैंक दीजिए। रैंक के अंदर अगर टाइड रैंक आ जाए, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा की एक जैसी वैल्यू आ रही है, तो उस केस के अंदर उनकी रैंक जो वो सेम आ जाएगी। तो जैसे तीसरे और चौथे की जो वो वैल्यू सेम है तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तीसरे चौथे और पाँच तीन रैंक की वैल्यू सेम है तो 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3 ये करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी वो तीनों को दे देंगे। तो ये टाइड वाली जो बनती है उस तरीके से रैंक दे देंगे। हमने कहा ठीक। फिर उसके बाद में हमने कहा कि अब आगे क्या करेंगे, तो उसने कहा कि अब आगे जो आप क्या कर दीजिएगा, फॉर्मूला जो वो लगा दीजिएगा। हमने कहा कि क्या फॉर्मूला लगाना है, तो उसने कहा कि अगर आपका जो है कोई भी टाइट रैंक नहीं है तब तो आप सीधा का सीधा क्या कर दीजिए, 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन n, ब्रैकेट के अंदर n² - 1। जैसे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन n³ - n जो है वो हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। और अगर टाइड रैंक हो तो उसने कहा ऊपर जो 6 सिग्मा D² लिखा हुआ ना उसके आगे जो m³ ब्रैकेट के अंदर m - 1 डिवाइड बाई 12 जो है वो और प्लस कर दीजिएगा, तो आपको जो वो मिल जाएगा। हमने कहा ठीक। फिर इसकी जो वो ये मेरिट्स हो रही है डीमेरिट्स। क्लियर है भाई ये? एम एम की जगह जितनी टाइट रैंक है ना, जैसे इसके अंदर 4 टाइट रैंक थी तो 4 आ जाएगी। एम जो है, एम क्या है, नंबर ऑफ टाइट रैंक, कितनी रैंक जो बराबर टाइट रही है वो जो है वो आपका क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा।
क्लियर है भाई? क्लियर है? यहां तक का क्लियर है? आगे जो है एक और है कॉन्करेंट डेविएशन, जो और आया मेथड। क्यों आया ये इसको खुद को ही पता नहीं था, लेकिन है तो है, अपने को जो है वो इसको करना है। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, इसने क्या किया, इसने अब कुछ भी नहीं बताया, इसने कहा कि ये आपकी सीरीज लिखी है एक्स और वाई जो भी सीरीज है। हमने कहा ठीक है ये लिखा, जैसे ये वैल्यू हो गई 50, 55, 95, 85, 80, 82, 70, 65, ये 65। इसके बाद में ये जो है ये आपके जैसे वैल्यू है 60, 54, 67, 68, 62, 63 और 70। इसको जो 61 कर दो और इसको जो 65 कर दो। हमने कहा बताओ तुम्हें क्या करना है, रैंक दें? उसने कहा कि रैंक नहीं, आप क्या कीजिए, साइन दीजिए। हमने कहा कि ये साइन क्या है? उसने कहा कि वैल्यू अगर बढ़े तो प्लस दे दीजिएगा, वैल्यू अगर कम हो रही तो माइनस दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक, 50 से हुआ 55 तो ये हो गया प्लस, 55 से 95 तो ये हो गया प्लस, 95 से 85 माइनस, 85 से 80 माइनस, 80 से 82 प्लस, 82 से 70 माइनस, 70 से 65 माइनस, 60 से 54 माइनस, 54 से 67 प्लस, 68 प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। फिर इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। प्लस माइनस जो है ये प्लस वाली रैंक लिख दो और ये माइनस वाली लिख दो। प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या है, हाँ, प्लस और प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, एक सेकंड, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 हो गया, तो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद में माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। प्लस वाले जितने साइन है ना उनका टोटल कर दो, जिसे क्या कहा जाएगा, सी कहा जाएगा। 1 2 3 4 और 5। क्लियर है यहां तक का? क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद में हमने पूछा कि भाई रैंक कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला इस बार मैं गलत नहीं लिखूंगा, प्लस माइनस, उसके बाद में है यहाँ भी वापस जो प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन जो है वो एन, ये जो ये फॉर्मूला लगाइए। क्लियर है? तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c की जगह कितना हो जाएगा, 2 × 5 माइनस, यहाँ पर n का मतलब समझिएगा, n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम -1। रीजन क्या है, क्योंकि पहले वाले के केस में आपने कोई भी साइन लिखा नहीं है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 7, r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 × 5 -7, मतलब कि 10 - 7 डिवाइडेड बाय 7। अब हमने पूछा
कि ये तो आप जो है बता रहे हो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, अब इसका जो क्या किया जाए, ये प्लस और माइनस जो है 4 ही है क्या प्लस? 4 है 5 आप देख लीजिएगा ना, 1 2 3 4 4 4 8, अच्छा मैंने एक ज़्यादा लिख दिया कहीं कहीं। भाई आज जिस दिन कैलकुलेशन गलत होती है उस दिन सारी गलत ही होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ भी जो वो आप क्या कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा, और यहाँ जो है वो 8 हो जाएगा ना। हमने कहा कि ये जो है ये प्लस माइनस लिखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है वो प्लस होगा या माइनस होगा? तो उसने कहा कि अगर आपको ये पता करना है कि प्लस है या माइनस है, तो आप क्या कीजिए, देखो दो कुछ बुक जो वो ये लिखते हैं 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, नोट्स के अंदर जो इसको कैपिटल एन लिखा हुआ है इसको स्मॉल एन कर दीजिएगा, एक जो करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर जो हो मैंने गलती से कैपिटल एन लिख दिया, कैपिटल एन नहीं है, स्मॉल एन ही है। कई तो कहते हैं कि आप क्या कीजिए 2c माइनस एन डिवाइड बाई एन कीजिए, और कुछ जो क्या कहते हैं कि आप चेक कर लीजिए कि 2c माइनस एन जो वो चेक कर दीजिए, अगर ये पॉजिटिव आता है। वैसे दोनों दोनों बातें एक ही कह रहे हैं, अगर ऊपर वाली वैल्यू प्लस आएगी तो सीधी सी बात है ये ओवरऑल वैल्यू प्लस रहेगी, डिवाइड बाई एन करो चाहे मत करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ आ रही बात? देखो हमने कहा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो प्लस है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है और माइनस है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, तो प्लस और माइनस का फर्क पड़ता है। आपने प्लस माइनस दोनों लिखा है तो इसका क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप चेक करो 2c माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, या फिर 2c माइनस एन जो है वो कर दीजिए, तो इससे अगर आपकी वैल्यू जो क्या आ जाए प्लस आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, ये आपकी नेगेटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आ जाती है तो बाहर भी जो वो प्लस जो है वो बाहर भी प्लस होगा और अंदर भी जो वो प्लस होगा, और अगर माइनस आ जाती है तो उस केस के अंदर बाहर भी जो वो माइनस होगा और ये इनसाइड भी माइनस होगा। भाई नोट्स में एक ये करेक्शन कर लीजिएगा ना, मैंने नोट्स में जो 2c माइनस एन डिवाइड बाई एन लिखा है, जबकि यहाँ पर एन जो है कैपिटल एन और स्मॉल एन में फर्क है। यहाँ नहीं, नीचे यूज ऑफ साइन लिखा है ना, जहाँ यूज ऑफ साइन, साइन जब कैलकुलेट करते हैं। अच्छा वहाँ पर एन ही है, तो मैंने एक तो यार ये दो बुक है, दोनों बुकें अलग अलग बता रही है उस वजह से मैं, चलो कंफर्म करके बता दूंगा ना, कंफर्म करके मैं व्हाट्सएप पे जो है वो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। एक जो राजपुरोहित और वो बुक है वो तो हर जगह फॉर्मूले में कैपिटल एन ही लिख रही है, तो जबकि वो उसमें के एन नागर के अंदर जो स्मॉल एन और कैपिटल एन जो है उन दोनों में फर्क बताया गया है। मैं एक बार दोनों में से कंफर्म करके जो हूँ बता दूंगा। क्लियर है? अब इसकी जो है तारीफ, कुछ खास इसकी तारीफ करने जैसा इसने कुछ काम किए हैं नहीं। मेरिट्स में इसके जो एक ही बात मेन तो है कि ये सिंपल है और तब काम आएगा जब क्या हो, ऑब्जर्वेशन जो है वो इज लार्ज, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो ज़्यादा है। डीमेरिट्स जो है इसके, अब चाहो जितने भर सकते हो, मेन जो वो इसका क्या है कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट करता है ना, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ये जो वो सिर्फ क्या करता है डायरेक्शन बताता है, ये जो है वो डायरेक्शन बताता है, क्वांटिटी नहीं। ये जो है ये जो बता रहा है वो डायरेक्शन ही बता रहा है, जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है उसका कोई खास मतलब जो है वो है नहीं। और उसके बाद में दूसरा जो क्या है, ये एक तरीके से वही रफ इंडिकेशन है, और एक इसकी जो है रफ इंडिकेशन जो है वही उसी में जो वो देता है। क्लियर है? बस यही है दो, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो वो बताता नहीं।
वो वहाँ पर जो नोट्स में 3 लिखे, बाकी ये 2 पहले मैं साथ में लिख दिया कि डायरेक्शन बताता, क्वांटिटी नहीं बताता, मतलब कि जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ना, वो इसमें कोई खास इसका मतलब जो है बनता नहीं। क्लियर है भाई? तो देखो, ये जो है कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, ये जो है ये क्या करता है कि आप एक काम कीजिए, प्लस और माइनस के रूप में लिखिए कि अगर वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस और कम हो रही है तो माइनस। इस तरीके से कीजिए। जो प्लस प्लस वाले जो है उनका टोटल कर दीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा, सी कहला जाएगा, सी कहलाएगा। फिर जो आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले में प्लस और माइनस जो कैसे डिसाइड करोगे, तो 2c माइनस एन करो, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो बाहर भी प्लस लिखाओ और अंदर भी प्लस लिखो, और अगर वो माइनस आ जाता है तो बाहर भी माइनस रखो और अंदर भी माइनस रखो। सिंपल है और आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन ये जो वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, क्वांटिटी कुछ बताता नहीं, और ये एक रफ एस्टिमेट ही देता है, बाकी इसका कोई खास मतलब है नहीं। क्लियर है? इसके बाद में एक आता है कोरिलेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखो, ये पूरी तरीके से समझ तो आपको तब आएगा जब आप क्या करोगे, रिग्रेशन जो है उससे पढ़ लोगे। रिग्रेशन के बाद जो है वो ये अपने आप से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। रिग्रेशन में इसको जो है वो किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जब लीनियर रिलेशन होते हैं तो क्या किए जाती है, दोनों वेरिएबल की लाइन खींची जाती है और उनको क्या होता है, कट होता है, तो वहाँ जो है दो कांस्टेंट वैल्यू जो वो कैलकुलेट की जाती है। जैसे हम कहते हैं कि ए और एक तो है जो ए है और एक है बी। ए जो है वो इनके इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है, बी जो है वो उनका स्लोप है। एक बार थोड़ा सुन लीजिएगा, बाकी अपन रिग्रेशन में इसी के ऊपर बात करेंगे, और फिर जो है उसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू जो वो एस्टिमेट कर सकते हैं, a प्लस बी एक्स जो है वो इस तरीके से वैल्यू जो वो एस्टिमेट कर सकते हैं। अपने नोट्स में जो है इसका फॉर्मूला और उसके हिसाब से जो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार नोट से इसको पूरे चैप्टर को वो जो है देख लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा ना, मैं नोट्स ले आता हूँ। ठीक है, शुरू करें भाई। शुरू करें, 1 सेकंड से ज़्यादा हो गया, अब शुरू कर देते हैं। देखो, को रिलेशन एक बार पूरा नोट्स जो वो पढ़ लेते हैं, ताकि आपको फिर जो किसी तरीके का डाउट नहीं रहे। देखो, को रिलेशन क्या है, द होल सब्जेक्ट ऑफ को रिलेशन रेफर टू दैट इंटर रिलेशन बिटवीन द सेपरेट कैरेक्टर बाय विच दे टेंड इन सेम डिग्री एटलीस्ट टू मूव टुगेदर। वो जो है वो एक साथ चलते हैं
उसको अपन क्या करते हैं, कोरिलेशन जो है वो बताते हैं। टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट इन टू रिलेटेड वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन और कोवेरिएशन, कि एक साथ चलना जो है वो कोरिलेशन या कोवेरिएशन है। क्लियर है। बाकी अगर दोनों में कोरिलेशन और कोवेरिएंस में बताए ना फर्क पूछा जाए ना, तो इनके मेन बीच में फर्क क्या होता है, कोरिलेशन तो एक तो +1 और -1 के बीच में रहता है, और कोवेरिएशन का मतलब जो है, कोवेरिएशन जो है वो एक तरीके से एब्सोल्यूट मेजर में आता है, और ये जो है वो एक रिलेटिव मेजर के अंदर आता है। और कोवेरिएंस का जो कोएफिशिएंट होता है वही जो कोरिलेशन का कोएफिशिएंट जो वो बनता है। सबसे पहले कोई खगोल शास्त्री थे ब्राविस, उन्होंने दिया था, और इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छा काम किया था वो कार्ल पियर्सन और फ्रांसिस गैल्टन ने किया था। दोनों बायोलॉजिस्ट थे, और दोनों ने जो है वो ये जेनेटिक्स जो है फादर की हाइट और उनके बेटे की हाइट वगैरह उनके बारे में स्टडी की थी, और बायोलॉजी में इनका इस्तेमाल किया था, और वहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया था। तब उन्होंने जो है ये कोरिलेशन का पूरा पता किया था। जो फ्रांसिस गैल्टन है, इन्होंने कोरिलेशन थ्योरी दी थी, ध्यान रखिएगा, इन्होंने लीनियर कोरिलेशन थ्योरी दी थी, जो कि इतनी ज़्यादा अपने काम की है नहीं, इस वजह से अपनी न बुक्स वगैरह में दी गई है। लेकिन ये जो है कार्ल पियर्सन अपने जो है, जहाँ भी देखिएगा, जो बेस्ट मेजर है ना अभी तक जितने भी पढ़े, अगर आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा था तो वहाँ भी जो सबसे बेस्ट मेजर था वो कार्ल पियर्सन का था, यहाँ भी जो कार्ल पियर्सन का था। रिग्रेशन एनालिसिस एंड रेशियो ऑफ वेरिएशन प्रिंसिपल इन स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी इसके ऊपर मेथड ऑफ कोरिलेशन के ऊपर ही बेस्ड है, जो अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे। कोरिलेशन और कॉजेशन, इस दोनों में फर्क समझिएगा। दोनों में फर्क क्या है, कोरिलेशन जो क्या बताता है कि दोनों किस तरीके से मूव कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो या नहीं हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि भाई पहला जो है वो इंक्रीज हुआ तो उस केस में ही दूसरा इंक्रीज हुआ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। जबकि ये जो है ये कॉज वर्ड से ही बना हुआ है, तो कि भाई कॉज जब होगा, कॉज एंड इफेक्ट होगा, तो तभी उसे जो कॉजेशन कहा जाएगा। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ जो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, को रिलेशन कैलकुलेट हो रहा है, और आप कह रहे हो इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, कुछ कारण ऐसे बनते हैं। हमने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि या तो हो सकता है कि दोनों ही जो प्योर लक बाय चांस जो वो साथ में चल रहे हैं, और या फिर क्या है, कोरिलेटेड वेरिएबल में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वन और मोर अदर वेरिएबल, और दोनों ही जो है वो क्या है, दोनों ही वेरिएबल जो है वो किसी तीसरे से जो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके जो वो चल रहे हैं। भाई जैसे जो ब्रदर और सिस्टर है वो दोनों ही रूम से बाहर गए, अब लगा कि ये दोनों बाहर जो कुछ बदमाशी के लिए जा रहे हैं, जबकि उन दोनों ने बदमाशी की हुई थी और मम्मी को आते हुए देखा था, तो वो फैक्टर जो है वो तीसरा है, तीसरे फैक्टर की वजह से जो वो दोनों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से भी इनका हो सकता है कि भाई ये जो है दो वेरिएबल है वो तीसरे किसी वेरिएबल से जो है वो इन्फ्लुएंस हो, या फिर दोनों जो वो एक दूसरे के लिए कॉज एंड इफेक्ट का काम कर रहे हो, कि भाई पहला जो वो दूसरे को, पहला जो है वो दूसरे के लिए कॉज का काम कर रहा है और दूसरा जो पहले के लिए कॉज का काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस इट शुड बी नोटेड दैट, और इसी वजह से जो क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट जो है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वो एक तो सबसे बेस्ट है और बहुत अच्छे से यूज होता है, लेकिन एक तरीके से ये वाइडली एब्यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेजर भी है। जैसे आप अगर पॉलिटिकल न्यूज वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ते हो तो ये कहते हैं कि वो नेता उस वक्त वहां गया और वहां पर उस वक्त जो है वो आतंकवादी भी वहां पर था, इस वजह से उन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। तो इस तरीके की बातें जो कोरिलेशन जो एस्टेब्लिश किया भी जा सकता है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ना हो तो भी कोरिलेशन जो कैलकुलेट हो सकता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कि सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। लीनियर मतलब कि जहाँ स्ट्रेट लाइन बनती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कांस्टेंट रेशियो होगा, जैसे कि 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीके से। नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर, जहाँ कांस्टेंट रेशियो नहीं है वहां पर होगा। सिंपल, अगर दो ही वेरिएबल है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है तो या पार्शियल होगा या मल्टीपल होगा। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल और सारों को साथ में पढ़ा जा रहा है तो मल्टीपल है, और दो से ज्यादा है लेकिन पढ़ा दो को जा रहा है, बाकी को क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट किया जा रहा है, एक फिक्स वैल्यू रखी जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। लीनियर जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिक्स रेशियो होना चाहिए। जैसे ये 10% बढ़ता है तो वो 50% बढ़ता है, ये 20% होगा तो ये 100% होगा। अगर इस तरीके का इनका रेशियो आपस में फिक्स है तो उस केस के अंदर ये लीनियर है। इन दोनों की क्या होगी, लाइन बनेगी, जो कि रिग्रेशन में आपको और अच्छे समझ आएगा, क्योंकि वहां पर अपन लीनियर रिलेशन के हिसाब से इनकी जो लास्ट मेथड जो है अपना लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो वहां से जो रिग्रेशन अपना शुरू होगा।
अगर डाटा को आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो उस केस के अंदर जो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और फाउंड इन फिजिक्स एंड अदर साइंस, फिजिक्स और अदर साइंस के अंदर जो वो ये काम आएगा, मतलब कि वहां पर ज्यादा यूज होता है कि वहां पर रेशियो फिक्स रहता है कि भाई इतना वोल्टेज बढ़ाओगे तो जो है वो इस तरीके से होगा वगैरह वगैरह इस तरीके से। कर्वीलीनियर, अगर रेशियो ऑफ चेंज इन टू वेरिएबल इज नॉट कांस्टेंट, जैसे 10% इंक्रीज कर दिया अपन ने सप्लाई ऑफ मनी में और उसकी वजह से कभी 5% होता है कभी 9% चेंज होता है इस तरीके से। लीनियर और नॉन लीनियर भी वापस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, अगर दोनों एक डायरेक्शन चल रहे हैं पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव है। सिंपल मल्टीपल, अगर दो वेरिएबल है तो सिंपल है। अब यहाँ पर समझिएगा ये ऐसे छोटी छोटी बातें ना पूछी जा सकती है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और क्या क्या कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टैंडर्ड वेरिएबल या फिर बेस वेरिएबल या सब्जेक्ट सीरीज जिसे कहा जाता है। ये जो है सॉरी इंडिपेंडेंट जो पहला है जिसे अपन कॉज मानते हैं जो कारण है, और उसका जो इफेक्ट जिसके ऊपर होता है उसे अपन क्या कहते हैं डिपेंडेंट, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर है नहीं कि भाई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जो एजम्पशन जैसे कार्ल पियर्सन उसने अपनी एजम्पशन में ही लिख दिया था। तो समझिएगा एक चीज समझिएगा, हमने कहा कि कोरिलेशन के अंदर जो है वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन जो वो देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां होता ही नहीं है। समझ आ रही बात, वहां हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये चीजें समझिएगा। ऐसा नहीं है कि ये हम ये नहीं कह रहे कि वहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं होगा, हम कह रहे हैं होगा कि नहीं होगा नहीं पता। तो पहला जो वो इंडिपेंडेंट या फिर स्टैंडर्ड या बेस या सब्जेक्ट सीरीज, और उसके ऊपर जो दूसरा है उसे हम क्या कहेंगे डिपेंडेंट और रिलेटिव वेरिएबल कहेंगे। तीन या तीन से ज्यादा है तो मल्टीपल, अगर साथ में पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियस तो। और पार्शियल है कि अगर आपने क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया है और सिर्फ दो को ही पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा पार्शियल होगा। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, परफेक्ट, अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव। लिमिटेड डिग्री, लिमिटेड डिग्री में तीन आती है। लो है अगर 0 से 0.25, चाहे प्लस है चाहे माइनस, या माइनस लिख दीजिएगा ना, या एक माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है। और मॉडरेट है 0.25 से 7.5 के बीच में, और 7.5 से 1 के बीच में हाई कहा जाता है, और 0 आ जाए तो एब्सेंस है। मेथड कौन कौन से, स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम, ग्राफिक मेथड, कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन, कॉन्करेंट डेविएशन और मोमेंट ऑफ लीस्ट स्क्वायर। स्कैटर डायग्राम जो है इसके अंदर देख लीजिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स एक्सिस पे होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल जो वाई एक्सिस पे होगा। अब समझिएगा दिक्कत जो है वो कंफ्यूजन इसमें होता है कि स्कैटर डायग्राम और उसमें जो है जस्ट आगे वाला मेथड जो है ना ग्राफिक मेथड, इसके अंदर जो कंफ्यूजन होता है यहाँ पर समझिएगा, एक जो है वो एक्स सीरीज का इधर है और वाई सीरीज इधर है, और इन दोनों की वैल्यू जो उसके हिसाब से डॉट रखे जाते हैं। वहां पर क्या होगा, यहाँ पर जो टाइम या प्लेस या ये वाला होगा और दोनों वेरिएबल की अलग अलग लाइन बनेगी। समझ आ रही बात, यहाँ पर एक्स जैसे 10 है तो वाई कितना है, इस तरीके से उनके हिसाब से डॉट बनते हैं, जबकि वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जो वो यहाँ नीचे क्या होता है, या तो टाइम होता है, टाइम सीरीज वगैरह में वो इस्तेमाल होता है, या फिर मैच के अंदर जैसे 2 ओवर 4 ओवर 5 ओवर इस तरीके से। अगर इस तरीके से लाइन बने डॉट डॉट तो मॉडरेटली पॉजिटिव कहेंगे, अगर इस तरीके से बने तो नो कोरिलेशन, मॉडरेटली नेगेटिव। ये जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव, जैसे ये वेरिएबल एक्स और वाई ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। समझ आ रही बात, ये भी वैल्यू जो वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी जो वैल्यू यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, इस तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू जो क्या हो रही है कम हो रही है, और एक वेरिएबल की वैल्यू जो क्या हो रही है बढ़ रही है, तो इस वजह से जो है वो यही क्या है परफेक्ट नेगेटिव है। ग्राफ पेपर पर रखने के बाद अपन एक स्ट्रेट लाइन रखेंगे। अगर जैसे ये यहाँ पर है इस केस के अंदर, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके बीच में से इस तरीके से लाइन खींचेंगे जो अप्रोक्सीमेटली, जिससे दोनों साइड की दूरियां क्या हो बराबर हो, इस तरीके की एक लाइन जो वो खींचेंगे, इसे अपन कहेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसे जो क्या कहा जाएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मिडल ऑफ दीज पॉइंट्स in such a manner that number of point on both the sides are approximately the same, such a line is called line of best fit. If the value of variable is known, the corresponding value of another variable can be estimated from this line. अब इसके हिसाब से ये लाइन है, इसके हिसाब से जैसे ये लाइन यहाँ तक खींच दी अपन ने, तो उसके बाद में इसकी मदद से हम आगे भी जो क्या कर पाएंगे वैल्यू पता कर पाएंगे। तो जैसे आगे यहाँ पता करनी है, यहाँ तक की वैल्यू थी, तो यहाँ भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको आगे कंटिन्यू बढ़ा के अपन वैल्यू जो डिसाइड कर सकते हैं। हम्म,
इजी और अट्रैक्टिव है, डीमेरिट्स इससे अपन क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी जो वो पता नहीं कर सकते हैं। हाँ, कॉजेशन का तो मतलब यही है, कॉजेशन का मतलब जो है वो यही है कि वहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। क्लियर है? को रिलेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। करें भाई आगे। सिंपल ग्राफिक मेथड या कोरिलेशन ग्राफ, यहां पर देखो दोनों में फर्क क्या है, इंडिविजुअल वैल्यू आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर फॉर बोथ द वेरिएबल, और इस वजह से अपन दो कर्व जो पता करेंगे, फॉर एक्स वेरिएबल है अनदर फॉर वाई वेरिएबल। ये यहाँ पर जो जैसे यहाँ ये वाले जो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, या तो टाइम लिखते हैं या फिर ओवर वगैरह लिखते हैं, क्रिकेट के अंदर जो मैच देखते हो ना, तो कि भाई ये इस तरीके से आगे बढ़ा, पीछे वाली टीम जो वो इस तरीके से, ये ग्राफ आप जो देखते हो वो जो है वो क्या है, वो सिंपल ग्राफिक मेथड। क्लोजर टू ईच अदर, दोनों की जो है नजदीक हैं, तो उस केस के अंदर जो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव है। इनके बीच जितनी दूरियां ज्यादा होगी उतना उनका कोरिलेशन जो कम होगा। जनरली यूज्ड इन द केस ऑफ टाइम सीरीज वेयर द वैल्यूज आर गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि समय के साथ जो है वो चीजें देख रहे हैं तो वहां पर ये अपने को ज्यादा काम आता है। इजी और एट्रैक्टिव है, हमेशा ध्यान रखना, जो इजी और एट्रैक्टिव होगा वो रद्दी भी होगा, वो बेकार भी होगा। डिस्क्लोज करता है डायरेक्शन, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज नॉट ऑब्टेन, न्यूमेरिकल वैल्यू जो वो नहीं बताता है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन जो है बायोलॉजिस्ट था और उसने ये 19th सेंचुरी के अंदर दिया था, और ये सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है, बेस्ट मेथड बिकॉज इट इंडिकेट द क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन इन टर्म ऑफ सेटिस्फैक्टरी न्यूमेरिकल मेजरमेंट। और इसे आइडियल मेजर क्यों कहा जाता है, इसका कारण है कि इसने क्या किया, अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया अपने फॉर्मूला में। अगर प्लस आएगा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव माइनस आया तो नेगेटिव है। डिग्री एंड लिमिट, +1 परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट नेगेटिव, 0 है तो एब्सेंस, और बाकी वो मॉडरेट हाई वाला वो सेम ही है। आइडियल मेजर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड है। को वेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो इज एक्चुअली मेजर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस, कोवेरियंस का अगर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो वही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बनता है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ कोवेरियंस, ये उस कोवेरियंस के आगे का मेजरमेंट है, क्योंकि कोवेरियंस के आगे जो जिस पे कैलकुलेट किया जाता है वो अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो वो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, और डिवाइड में आ जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई, या फिर आप इसको सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, सॉरी सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, ये तो हो गया वेरियंस का फॉर्मूला, और सॉरी ये तो हो गया कोवेरियंस का फॉर्मूला, डी एक्स डी वाई अपॉन एन ये तो हो गया कोवेरियंस का, और अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स मतलब कि स्टैंडर्ड एक्स और ये स्टैंडर्ड वाई, इस तरीके से इस फॉर्मूले का आगे आप और सॉल्व करोगे तो ये फाइनल रहेगा। शॉर्टकट मेथड कब लगाना चाहिए ये ध्यान रखिएगा, जब अर्थमेटिक मीन जो होल नंबर में नहीं हो तो अपन क्या करें, इसको लगाना चाहिए। बस एक बार देख लें, मतलब कि इसको क्या कीजिएगा, फॉर्मूले को देखते रहिएगा, थोड़ा बहुत मेन जो फॉर्मूला उसको देख लीजिएगा, बाकी इसके जो सिंप्लीफिकेशन है इतने जो है वो न याद होने हैं और न इनसे पूछे जाएंगे। करेक्शन इन ग्रुप सीरीज, ये समझिएगा, कैलकुलेटेड इन सिमिलर मैनर एज इंडिविजुअल सीरीज इज मेड इन कंटिन्यूअस सीरीज, बट इन ग्रुप सीरीज कोरिलेशन टेबल इज फ्रेम्ड, कोरिलेशन टेबल इज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द क्लासिफाइड सीरीज। समझिएगा, इसमें क्या होता है, बाइवेरिएट जो है उसको किसको कहा जाता है, बाइवेरिएट मतलब कि दो वेरिएबल है। जैसे कि एक स्टूडेंट जो है, ये ऐसा एक एग्जांपल भी दे रखा है उसमें बुक के अंदर भी, कि स्टूडेंट जो है उनके, ये तो है उनके स्टेट्स में नंबर, और ये उनके है इकोनॉमी में नंबर, ठीक है। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये इकोनॉमी में भी 0 से 10, 10 से 20, 30 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ऐसे स्टूडेंट जिनके स्टेट्स में भी 0 से 10 आए और इकोनॉमी में भी 0 से 10 आए, मान लीजिए 3 है। ऐसे स्टूडेंट जिनके स्टेट्स में 0 से 10 आए हैं और इकोनॉमिक्स में 0 से 10 आए, ऐसा मान लीजिए कोई है ही नहीं। ऐसा स्टूडेंट जिसके स्टेट्स में 20 से 30 आए हैं और यहाँ पर जो वो 0 से 10 आए, मान लीजिए 2 है, और यहाँ पर जैसे ये 10 से 20 आए हैं स्टेट्स में और 30 से 40 आए इकोनॉमी में, तो वो जो है वो मान लीजिए 3 है। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, ये इसे क्या कहते हैं, बाईवेरिएट
फ्रीक्वेंसी टेबल, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो क्या करती है, दो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे ये अपने बन नहीं सकता क्योंकि एमसीक्यू के अंदर इतना क्वेश्चन आ नहीं सकता, फिर जो ये फॉर्मूला लगा के अपन कैलकुलेट करते हैं। पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो अपन इस तरीके के बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाते हैं। एजम्पशन याद रहनी चाहिए, नॉर्मलिटी, एक तो कि नॉर्मल का कर्व जो नॉर्मल बनाएगा या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेस शेप्ड है, कैजुअल रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है, और लीनियर नेचर है, मतलब कि क्या होगी भाई, हम्म, इनका लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन है मतलब कि स्ट्रेट लाइन जो वो बनेगी। मेरिट्स क्या है, बढ़िया क्वांटिटेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता है और दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब आप रिग्रेशन में पढ़ोगे तो रिग्रेशन के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और आएगी। लिमिटेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू है। एक्सट्रीम वैल्यू से क्यों अफेक्टेड है, क्योंकि उसने अर्थमेटिक मीन को यूज किया है। अर्थमेटिक मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो दोनों ही जो है वो क्या होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होते हैं, इस वजह से ये भी क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होंगे। अगर आपने जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन नहीं देखा है तो उसके इसके अंदर उसको थोड़ा स्पीड के अंदर देख लीजिएगा ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन दो दो है जो देख लीजिएगा। लाइक्लीहुड ऑफ इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन, इसका गलत इंटरप्रिटेशन जो निकाला जा सकता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो ही नहीं, और इस तरीके से अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, -1 से +1 के बीच में रहेगा। ये ईएफएम के अंदर एक क्वेश्चन था, कार्ल पियर सॉरी कोरिलेशन कितना हो सकता है, ऑप्शन ए दे रखा था 0.745, ऑप्शन बी दे रखा था 0.6, और ऑप्शन सी जो 0.42, इस तरीके से, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। तो -1 से लेके +1 के बीच में हो सकता है, तो वहां पर ऑल ऑफ द अबो बनता है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है और इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है। और इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है मतलब कि एक कोई कांस्टेंट वैल्यू के जो वो दोनों सीरीज के अंदर प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो तो वो भी आर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू के को दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, आर वही रहेगा। जियोमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो रिग्रेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे। आर इज इक्वल टू क्या होता है, बी एक्स वाई और बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स। प्रोबेबल एरर, तो प्रोबेबल एरर जो क्या है, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए है, और प्रोबेबल एरर जो वो क्या बता देता है, लिमिट बता देता है। जैसे कि आपका आर 0.70 और प्रोबेबल एरर 0.051 है, इसका मतलब क्या है कि आर जो 0.70 माइनस 0.051 से लेके 0.70 प्लस 0.051 तक रहेगा। 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई √n, या फिर इसे 2/3 जो वो कहा जाता है। क्लियर है। फंक्शन ऑफ प्रोबेबल एरर, एक तो ये लिमिट तय करवाता है और उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन करवाता है कि भाई किससे किसके बीच में उसकी रिलायबिलिटी चेक करता है। ये ध्यान रखिएगा कि आर जो है वो प्रोबेबल एरर के 6 गुना से ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट है, अगर उससे कम है तो नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आर जो प्रोबेबल एरर से ही कम हो गया तो कोरिलेशन का कोई मतलब ही नहीं है। और आर जो है वो 0.3 से छोटा है और उसके बाद में प्रोबेबल एरर जो कंपेरेटिव लेस है तो नेग्लिजिबल कोरिलेशन है। आर जो 0.5 से ज़्यादा है लेकिन प्रोबेबल एरर कंपेरेटिवली वेरी लेस है तो उस केस के अंदर ऑलमोस्ट सर्टेन है। प्रोबेबल एरर का क्या था, यहाँ पर जो वो ये नोट लिखा था भाई, इसको जो करेक्ट कर लीजिएगा ना, ये नोट नहीं है, यहाँ ओनली है। ये जो है नोट नहीं है। अगर नोट्स मैंने वापस अपडेट करके भेज दिए, अगर किसी ने पुराने डाउनलोड कर लिए, मतलब सुबह जो अपडेट किया उसके बाद में चेक किया तो मैंने वापस ये जो है सही किया है, तो इसको जो क्या कर दीजिएगा, ओनली कर दीजिएगा। ये जो है तभी लगेगा, कब लगेगा, एक तो नंबर ऑफ पेयर एडुकेट हो और सैंपल जो वो रैंडम बेसिस पे हो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। आर जो 0.70, प्रोबेबल एरर जो 0.051 है, तो आर जो किसके बीच रहेगा, 0.70 माइनस 0.051 टू 0.70 प्लस 0.051। ठीक है। नहीं, ये जो है ये छोटी वाली लिमिट लिखी हुई है, ये कितनी होगी,
0.7 माइनस 0.051, ये हो गया 0.6492, 0.7 प्लस 0.051, 0.75। क्लियर है भाई? कोई अगर नोट्स के अंदर कोई एरर दिखे ना तो उसको ग्रुप में ही भेजिएगा ना, ताकि बाकी भी जो है वो कर सके। अभी क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया कंटिन्यूस ये नोट्स बना बना के, जो वो अब थोड़ी बहुत एरर हो सकती है। पूरा दिन दिमाग जो वो इसी में लगा रहता है, छोटी मोटी कोई एरर हो सकती है लिखने में ना। आर जो 0.5 से ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ, तो ये यहाँ पर जो नोट नहीं है, यहाँ पर क्या है, ओनली है। ये एक जो वो आप करेक्शन कीजिएगा, एक तो इसमें तो हट जाता है, बाकी जो है इसको नोट जो है इसको हटा के ओनली कर लीजिएगा ना, ये एक जो करेक्शन है। एक तो एडुकेट होना चाहिए, रैंडम बेसिस पे होना चाहिए, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ये जो 50% एरिया ही कवर करता है। इस तरीके से जो है ये प्रोबेबल एरर जो आता है ना, ये जो है ये इधर और इधर जो है सिर्फ 50% एरिया ही कवर करता है। और क्योंकि ये सिर्फ 50% ही एरिया कवर करता है, इस वजह से ना तो ये प्रोबेबल एरर है और नहीं ये जो ना तो ये प्रोबेबल है और ना ही ये एरर है। इसको जो लास्ट में बेचारे को गालियां देके निकाल दिया। फिर इसके बाद में जो स्टैंडर्ड एरर आया, स्टैंडर्ड एरर ने क्या कहा, प्रोबेबल एरर की जो कमियां थी उसके बाद में वो आया। उसने कहा प्रोबेबल एरर जो वो सिर्फ 50% ही बताता है कोरिलेशन की, और इस वजह से वो अच्छा नहीं है। इसकी बजाय जो आप क्या करो, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करो। हमने कहा कि स्टैंडर्ड एरर में क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि वो जो 2/3 या 0.6745 है ना, वो हटा दो। हमने कहा ठीक है, हटा देते हैं। ये इस तरीके से बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है वो जब ये कैलकुलेट किया जाता है, लिमिट तय करते हैं, तो ये क्या करता है, +-3 स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर करता है। 3 स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर करता है। उसके बाद में स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने दिया था, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट था, और 1904 के अंदर दिया। और इसने क्या कहा, इसने ये जो है थोड़ा अपन ने सही तरीके से लिखा। बाकी इसने कहा कि कार्ल पियर्सन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मानता है, आप सब लोग उसकी तारीफ करते हो, लेकिन सारे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते नहीं है। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का शेप ही पता नहीं होता है, तो उस केस के अंदर आप उसके पास जा तो रहे हो, लेकिन वो आपको आंसर बता नहीं पाएगा। इस वजह से मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा। और उसने कहा कि मेरे पास आ ही रहे हो तो मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर स्पेशली यूज व्हेन क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सर्टेन फैक्टर कैन नॉट बी डिसाइडेड। अगर क्वांटिटेटिव फैक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, तो भी मेरे पास आओ। अगर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है तो भी मेरे पास आओ, जैसे ब्यूटी हो गया वगैरह, लीडरशिप क्वालिटी वगैरह, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। ग्रीक लेटर है SmallPRHOS से यूज जो है वो बताया जाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। और ये इसका फॉर्मूला है। और अगर टाइड रैंक है तो उसके इसके अंदर ये m³ - m/12 जो वो अलग से ऐड हो जाएगा। मेरिट्स क्या है, सिंपल है, इजी कैलकुलेशन है, पॉसिबल टू अप्लाई फॉर इरेगुलर डाटा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के इस्तेमाल, एट्रीब्यूट के लिए इसको स्टडी किया जाता है। वेरिएबल कहा जाता है क्वांटिटेटिव के लिए, वेरिएबल वर्ड यूज होता है क्वांटिटेटिव के लिए, और क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब कि मार्क्स वगैरह हो गया, ये जो है एज वगैरह हो गया, नंबर वगैरह हो गया, तो वो तो क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है वेरिएबल। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई समझदार है, अच्छा है, खराब है, ईमानदार है, वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स के अंदर ये काम आता है। क्लियर है? क्योंकि अपने को तो यहाँ पर रैंक ही देनी, यूजफुल इन लेस नंबर ऑफ आइटम। वो जो है वो कह रहा था कि नंबर ऑफ आइटम जो वो ज़्यादा होने चाहिए, ये कह रहा है कम हो तो भी चलेगा। ग्रुप सीरीज के अंदर ये काम नहीं आता है। एब्सोल्यूट वैल्यू को ये ध्यान नहीं देता है, ओरिजिनल वैल्यू जो वो कंसीडर ही नहीं करता है। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, प्लस माइनस वाला, व्हेन इट इज डिजायर्ड टू स्टडी द डायरेक्शन ऑफ चेंज रेदर देन द क्वांटिटी, दिस मेथड इज सूटेबल। ये कहता है कि अगर सिर्फ आपको क्वांटिटी ही देखनी है, तो देखो भाई ये जो वो माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, मतलब कि इनका रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। अगर ये भी प्लस हो रहा है और ये भी प्लस हो रहा है, मतलब कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसने प्लस वाले साइड में लिख दिया। ये भी माइनस हो रहा है और ये भी माइनस हो रहा है, मतलब कि इनका रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। समझिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो उसने कहा प्लस प्लस वाले कीजिए, माइनस माइनस वाले कीजिए, और ये फॉर्मूला लगाइए। हमने कहा ये फॉर्मूले बाहर और अंदर क्या रखें, प्लस और माइनस। तो उसने कहा 2c - n/n।
डिवाइडेड बाय एन, कुछ बुक लिखती है कुछ नहीं लिखती है, लिखोगे नहीं लिखोगे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों 2c माइनस एन अगर पॉजिटिव है तो डिवाइड बाय एन से भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस ही रहेगा। ये एक मैं कंफर्म करके बताता हूँ एक बार, जो बुक से चेक करके क्या स्मॉल एन है या कैपिटल एन है, क्योंकि स्मॉल एन जो हमेशा क्या होगा कैपिटल एन से कम होगा, क्योंकि पहला जो है उससे दूसरे की जब देखेंगे तो प्लस और माइनस देखेंगे, पहले में कुछ भी प्लस और माइनस आएगा नहीं, सिंपल है। और ऑब्जर्वेशन अगर ज़्यादा है तो ये अपने को एक रिलेशन का आइडिया दे देगा, और उसके बाद में ये चेंज को जो वो इक्वल वेट देता है, चाहे कितना ही बढ़े चाहे कितना ही कम दे, ये इक्वल वेट देगा, सिर्फ रफ इंडिकेशन है और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो पॉसिबल नहीं है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो कि आपके रिग्रेशन के अंदर आएगा अच्छे से, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर जो वो बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी हैव टू फाइंड आउट an equation which would give a best possible value of the y variable for the given value of x variable। ये x की एक डिसाइडेड वैल्यू, देखो कोरिलेशन जो है उसके अंदर क्या कॉज एंड इफेक्ट नहीं मानते, इस वजह से अपन क्या कर नहीं पाते, एस्टिमेट नहीं कर पाते। इससे आगे जब रिग्रेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पर अपन क्या करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि भाई जैसे ये इतनी एडवर्टाइजमेंट थी इतनी सेल थी, इतनी एडवर्टाइजमेंट थी इतनी सेल थी, इतनी एडवर्टाइजमेंट थी इतनी सेल थी, तो फिर अपन ये पता कर पाते हैं कि इतना एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सेल कितने की होगी या कितने का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई अगर इस लिस्ट स्क्वायर के हिसाब से करोगे ना तो हम ऐसी एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे इक्वेशन के जरिए, ताकि हमें एक्स की अगर वैल्यू पता है या फिर गिवन वैल्यू एक्स पे वाई की क्या वैल्यू होगी वो अपन डिसाइड कर देंगे। तो ये जो है ये इसकी इक्वेशन है जो कि अपने को आगे पढ़ना है, y इज इक्वल टू रिग्रेशन यही पढ़ना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और सिग्मा y जो है ये और सिग्मा एक्स वाई जो वो ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो a और b जो वो मिल जाएगा। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो नहीं लिखे हुए वो यहाँ पर लिख दीजिए, एक ये जो नोट्स में रहा हुआ है, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो है y माइनस वाई सी जो है वो क्या होगा 0 होगा, और दूसरा y माइनस वाई सी का स्क्वायर जो है वो क्या होगा मिनिमम होगा। ये लिख दीजिएगा भाई नोट्स के अंदर, ये लिख दीजिएगा। ये जो है इक्वेशन जो है इसके अंदर y माइनस वाई सी, ये जो वाई सी अपन कैलकुलेट करते हैं ना, y माइनस वाई सी करोगे तो 0 आएगा, और y माइनस वाई सी का स्क्वायर करोगे तो मिनिमम आएगा। ये दोनों लिख दीजिए, फिर इस एक एग्जाम्पल को अपन समझ लेते हैं। लिख चुके हैं भाई दोनों को, दोनों इक्वेशन। सेम अर्थमेटिक मीन वाली जो है वो है, देखो कैसे कैलकुलेट होता है एक बार जो बेसिक देख लेते हैं। ये जैसे x है और ये y है, एक्स वाई कैलकुलेट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया। फिर क्या करेंगे, ये अपनी दो इक्वेशन है, पहली कौन सी है सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, तो ये सिग्मा वाई जो कितना है सिग्मा वाई, ये रहा सिग्मा वाई 500 इज इक्वल टू 5 ए प्लस 15 बी, और दूसरी है जो सिग्मा एक्स वाई जो कितना है 1670, तो 1670 बराबर 15 ए प्लस 55 बी। फिर जो वो क्या करेंगे, इनको काटने के लिए पहली वाली इक्वेशन को जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 15 ए और ये हो जाएगा 45 बी, तो 15 ए से 15 ए कट जाएगा और फिर 45 और ये 10 जो है वो बी बराबर जो वो ये हो जाएगा 170, तो लगभग जो वो 17 या ऐसा कुछ आएगा। इस तरीके से एक्स और वाई जो वो कैलकुलेट होगा ना। बाकी ये रिग्रेशन के अंदर पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, पूरा इसी के ऊपर बात करेंगे अपन। फिर जो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैलकुलेट किया जाता है, जिसे अपन एस वाई स्क्वायर कहा जाता है या फिर सिग्मा वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर अपॉन एन जो वो कहा जाता है। जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन है ना सेम वैसा का वैसा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार
का स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर x माइनस एक्स बार की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस वाई सी। वाई सी का मतलब क्या है, ये y की कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि किसके हिसाब से, a प्लस बी एक्स के हिसाब से। तो देखो y की वैल्यू तो है 82, जबकि होनी कितनी चाहिए इक्वेशन के हिसाब से 49, a की वैल्यू आ रही है और b की वैल्यू 17, 17 इंटू 1, तो ये जो है कितनी होनी चाहिए 66। बी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 83, यहाँ 100, यहाँ पर 117, यहाँ पर कितनी 134। तो y माइनस वाई सी कितना हो जाएगा, ये y और ये वाई सी कैलकुलेट किया तो 82 माइनस 66, ये 16, ये 8, और ये सिग्मा y माइनस वाई सी 0 आएगा और सिग्मा y माइनस वाई सी का स्क्वायर जो वो मिनिमम आएगा। जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन है वैसा वैसा जो वो ये यहाँ पर होगा। फिर जो वो वेरिएंस कैलकुलेट करोगे और ये जो इसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ y कैसे कैलकुलेट करोगे, वेरिएंस का मतलब क्या है, वो सेम ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर सॉरी वेरिएंस। तो y का जो वो क्या करोगे 500 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 100, तो 82 माइनस 100 वो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, उसके लिए क्या करते हैं अपन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर y माइनस वाई बार का करेंगे ना, y का कैलकुलेट करेंगे। तो 80 माइनस 100, तो 82 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 18, माइनस के 9, माइनस के 30, माइनस के 11 और 68, इनका स्क्वायर करेंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन आगे बैठेगी। तो इसके हिसाब से ये आर जो है वो बनेगा। लास्ट जो है वो लैग एंड लीड, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि देखो कई बार क्या होता है कुछ कोरिलेशन होते हैं लेकिन उनके अंदर टाइम गैप इतना हो जाता है कि वो पता ही नहीं चलता है। इफेक्ट आता है लेकिन इफेक्ट जो वो धीरे धीरे आता है। जैसे भाई कोई आदमी जो है वो जैसे आज स्मोकिंग शुरू करेगा तो आज से ही उसके कुछ भी नहीं होगा, उसको बहुत समय बाद जो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है टाइमिंग का जितना एरर हो जाता है उसकी वजह से अपन क्या कर पाते हैं, उस रिलेशन को जो वो स्टडी नहीं कर पाते हैं। समझ आ रही बात, अपन जितना कॉज एंड इफेक्ट के अंदर जितनी नजदीकी होगी या जितना गैप कम होगा ना उतना उस काम को करने में अपने को मजा आता है। जैसे अपन गेम खेलते हैं तो गेम खेलते हैं तो गेम जैसे ही शुरू किया वैसे ही अपने को जीत या हार मिली तो अपने को क्या होगा ज्यादा मजा आएगा। एक जैसे उसकी जगह पढ़ाई में कम मजा आने का कारण क्या है, क्योंकि आज आप पढ़ाई कर रहे हो फिर जो है 6 महीने बाद एग्जाम होगा, फिर जो उसका रिजल्ट आने में 6 महीने और लगेंगे, साल भर बाद आपको उसके नतीजे मिलेंगे, तो वहां पर क्या होता है एक्साइटमेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। समझ आ रही बात। तो कोरिलेशन में हम जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं इनके बीच का रिलेशन देख रहे हैं, जबकि टाइम के गैप को अपन स्टडी कर ही नहीं रहे हैं। तो टाइम के गैप को भी स्टडी वो कहते हैं कि साथ में करना चाहिए। तो अगर इनके बीच में अगर वो इफेक्ट जो वो बहुत पीछे रह जाता है तो उसे अपन लैग कहते हैं, और अग्रगमन मतलब कि वो जो है वो इसके साथ साथ चल रहा है बराबर चल रहा है तो या फिर उसके जस्ट पास में ही है तो उस केस के अंदर अपन क्या कहेंगे लीड है। समझ आ रही बात, कि कारण हुआ और उसका जस्ट उसका इफेक्ट आया तो उसे हम क्या कहेंगे लीड कहेंगे, और अगर कॉज हुआ और उसके बाद में बहुत समय बाद में जो उसका इफेक्ट आया तो अपन क्या कहेंगे लेग, मतलब कि उसमें काफी समय लग रहा है। क्लियर है। ये है आपका टोटल मिला के को रिलेशन। एक बार आपके जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको एक बार देखिएगा यहाँ तक का। क्लियर है। और कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा डाउट जो भी आए ना वो ग्रुप में ही भेजो ताकि बाकी के भी वो क्लियर हो जाए। क्लियर है भाई। हाँ अभी तो यही रहेंगे, बाकी कुछ चेंज की जरूरत हो तो चेंज कर सकते हैं। टाइमिंग की अगर चेंज की जरूरत हो ना तो बता दीजिएगा। क्लियर है। तो भाई यहाँ तक का एक बार वापस देखिएगा, देखो नोट्स जो है उनको बार बार पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल से आएंगे, बहुत छोटे से आएंगे, नोट से बाहर नहीं जाएंगे। और इनको जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे ना उतनी ज़्यादा बार जो है वो चीज़ें याद रहेगी। नहीं तो क्या होगा एग्जाम के अंदर कन्फ्यूजन इसमें क्या होता है मेनली, जैसे फॉर्मूले में जो है वो प्लस था या मल्टीप्लाई था, इस तरीके की छोटी छोटी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो भाई आप बुक की बजाय आप नोट्स पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, जहां आपको 40 पेज पढ़ने चाहिए थे, जहां पर आपको उसको पढ़ने में 4 घंटे लगते, वहां पर आपके पास मेटेरियल इतना है जिसे 20 मिनट में एक चैप्टर को किया जा सकता 15 मिनट।
तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटे का 20 मिनट कर दिया मतलब कि अब बाकी का टाइम जो है 3 घंटे मजे के लिए। इसका मतलब ये है कि इसको 20 मिनट को बार बार पढ़ना है, 4 घंटे पूरे देने, लेकिन इस 20-20 मिनट को बार बार रिविजन करना है। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो भाई अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा। और जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो जैसे ही क्लास कंप्लीट हो उसके बाद में, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद में उसको देखते रहिएगा। क्लियर है? एंड करें सेशन यहाँ पर, और कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्वेश्चन जो है अब सैटरडे तक जो है वो मैं पुराने और ये जो है ये सारे के सारे यहाँ तक के कोरिलेशन रिग्रेशन तक के मैं अपडेट कर दूंगा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। बाकी जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है ना उसे कंटिन्यूस देखते रहो, जो लास्ट भर्ती का है ना, ताकि आपको कंटिन्यू आइडिया लगता रहे कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। वो बहुत ज़्यादा जरूरी। तो लास्ट ईयर का जो एग्जाम का पेपर है ना उसके तो बिल्कुल उसका तो प्रिंट आउट लेके रखो और हमेशा ही देखते रहो उसको, तो एक बार ताकि आपको आइडिया लगता रहेगा। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, जैसे आप क्वेश्चन पेपर 2-3 बार 10 बार देखोगे ना, उससे आपको प्रिडिक्शन होने लग जाएगा कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, या फिर इसमें डिस्पर्सन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने का चांसेस, या फिर जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिलेशन का क्वेश्चन है कि मीन मीडियन मोड का रिलेशन, या फिर जो है जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन का रिलेशन, या फिर क्वांटाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन और इनका रिलेशन इस तरीके से, या फिर जैसे मैन कार्ल पियर्सन है तो उसके बारे में, तो वो ज़्यादा फायदा रहेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।